بس यार दुआ करो अल्लाह ताला हमारे इरादों में हमें कामयाबी अता करे ताकि हमें रिज़्क़ हलाल मिलना शुरू हो जाए और हमारे लिए ये ट्रकों की बाकियात जमा करने की आइंदा नौबत ना आए। जुर्म और गुनाह फिर कभी लौट कर हमारी ज़िंदगी में शामिल ना हो। बाबर के लहजे में तड़प महसूस करके जैगम भी मुतासर हुआ। वो फ़ौरन बोला, इंशाअल्लाह यार ऐसा ही होगा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने बहुत जल्द अपने मंसूबे के मुताबिक एक माकूल सी जगह बना ली। कॉटेज का एक कमरा, बरामदा और बाहर कुछ और जगह घेर कर उन्होंने अच्छा खासा बड़ा हाल तामील कर लिया था। नई चिरी हुई लकड़ी की महक ने उसे महका रखा था। इसमें एक सादा सा आशनदान भी बनाया गया था जिसकी चिमटी खासी बुलंद थी। किचन को भी और बड़ा किया गया था। इसमें किसी ट्रक की बॉडी से निकलने वाले टैन के दो काउंटर्स भी बनाए गए। सबसे ज़बरदस्त वॉशरूम था। बाबर ने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला दिमाग सही तौर पर इस्तेमाल करके वहां गर्म पानी की सप्लाई लाइन डाली थी जो किचन से गई थी। बाहर झरने से पानी को एक बड़े पाइप के जरिए रुख मोटर की किचन तक लाया गया था। किचन में आकर वो पानी एक बड़े ड्रम में जमा होता था। ये ड्रम धाती चादर का था और उसे चूल्हे के ऊपर फिट किया गया था। इस ड्रम से दो लाइनें डाली गई थी, एक पाइप वॉशरूम में जा रहा था और दूसरा नीचे रखे हुए टब में। टब के किनारे से एक पाइप निकाल कर बाहर पहुंचा दिया गया और ऊपर के पाइप में एक सादा सा वाल्व लगाया गया जिसके जरिए शावर रूम में गर्म पानी की फराहमी को कंट्रोल किया गया था। इस तरह बाहर से झरने का पानी टैंक में आता, वहां से पाइप के जरिए टब में और टब के भरने के बाद पाइप से बाहर निकल जाता। ये पानी का मुसलसल फराहमी का एक शानदार मंसूबा था। वाह यार वाह, क्या ज़बरदस्त आरामदेह सहूलतों वाले और शानदार कॉटेज बन गई। ऐसी सहूलतें तो यहाँ दूर तक नहीं होंगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस सीज़न में यहाँ बहुत लोग आएंगे और बहुत से लोग आने का मतलब है अच्छी आमदनी। इस तरह हमारे बहुत से ख्वाबों में कम से कम एक को पूरा होने के आसार नज़र आने लगे। तेरा क्या ख्याल है? जैगम ने लकड़ी काटते हुए बाबर से पूछा। मुझे भी लगता तो ऐसा ही है, देखो आगे क्या होता है। चल ज़रा मेरे साथ, वो कटे हुए तने तो उठा लें। उन्होंने फर्नीचर भी इतना सादा बनाया था, दो लकड़ियों को ज़रब के निशान की तरह करके उस क्रॉस करके उन पर आधा कटा हुआ इतना फ्लेक्स कर दिया कि इस तरह उसकी गुलाई नीचे चली गई और हमवार सतह ऊपर आ गई। ये एक बेंच नुमा चीज़ बन गई जिस पर कम से कम 3 लोग बैठ सकते थे। मेज़ भी इसी तरह बनाई गई। अच्छा खासा बैठकर खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। फिलहाल 3 मेज़ें और 6 बेंच बनाई गईं और ये काफ़ी थी। गाड़ियों से निकलने वाली सीटों को नमी ने आतशदान के नज़दीक कुछ इस तरह रखा कि अगर उन्हें थोड़ा खोल लिया जाए तो वो बिस्तर भी बन सकते थे। ये मैं अपनी मर्ज़ी से किराए पर दूंगा। जो उन पर सोने या आराम करने के लिए लेटेगा उससे घंटे के हिसाब से किराया वसूल करूंगा। उसने खालिस कारोबारी अंदाज में कहा। तो वो दोनों हंस पड़े। ठीक है सेठ साहब, जैसी आपकी मर्जी, जैगम ने सरखम करके मौदबाना लहजे में कहा। उठो उठो बाबर भाई, उठो उठो जैगम भाई, ज़रा बाहर आकर देखो, जल्दी उठो ना। टमी बड़ी बेताबी से चिल्लाकर उन्हें बेदार कर रहा था। क्या हो गया यार, क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत आ गया है क्या बाहर? आप उठो तो, उसने भाई का कंबल खींचते हुए कहा। बाबर को उठना पड़ा। वो कंबल लिपेटता हुआ बाहर आया तो वो वाकई हैरान हो गया। पूरी वादी दूर दूर तक बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ चुकी थी और उस वक़्त भी बर्फ़ गिर रही थी। सारा माहौल धुआं धुआं हो रहा था। इब्तदाई सुबह की हल्की रोशनी में चारों तरफ फैली बर्फ़ की सफ़ेदी और गिरने वाली बर्फ़ की फसों खाज खामोश आहट ने हर तरफ एक सहर सा तारी कर दिया। वो दोनों कितनी देर खड़े इस वादी की कन्वेंस बदलती तस्वीर देखते रहे। ऐसी पुरफूस खामोशी के माहौल में वो भी खामोश होकर उस माहौल का हिस्सा बन गए थे। कब तक इस तरह खड़े होकर देखोगे? अगले 4 माह तक अब ऐसा ही मौसम रहेगा। जैगम ने बाहर आते ही उन्हें इत्तला दी और चूल्हे की राख उलट पुलट कर अंगारे तलाश करने लगा।
फिर अंगारों पर चीड़ की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रख कर आग जलाई और चाय का बर्तन चूल्हे पर रख कर बोला, चल भाई छोटे, आज अपनी मुर्गियों से इजाज़त लेकर 3-4 अंडे ले आ। आज मौसम बदलने की खुशी में अंडे और पराठे और चाय का नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर में वो नाश्ता करते हुए सही मानों में उसका लुत्फ उठा रहे थे जो मौसम ने दुबाला कर दिया था। अच्छा हुआ यार जो हम लोग 3-4 दिन पहले ही इस कॉटेज में शिफ्ट हो गए, वरना बर्फ़बारी में सामान यहाँ लेकर आना खासा मुश्किल हो जाता। मेरे हिसाब से तो अभी एक हफ्ता बाकी था बर्फ़बारी में, लेकिन इस दफ़ा कुछ पहले ही शुरू हो गई। जैगम ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा। जैगम भाई, अब लोमड़ियाँ कब आएंगी? टमी ने पूछा। बस जल्द आ जाएंगी। जब तुम अचानक रात में किसी वक्त भेड़िए के रोने की आवाज़ सुनो तो समझ जाना भेड़िए भी आ गए हैं और लोमड़ियाँ भी। अच्छा, तो भेड़िए रोते क्यों हैं? अरे यार, बड़ी भयानक आवाज़ में चिल्ला कर रोते हैं। इसीलिए रोते हैं कि उन्हें सर्दी और भूख सता रही होती है। भेड़िया लोमड़ी को तो खा सकता है, फिर भूख से रोता क्यों है? लोमड़ी लोमड़ी का पता है ना कितनी चालाक होती है। कहानी नहीं पढ़ी थी उर्दू की किताब में, कैसे शेर को उल्लू बनाकर कुएं में गिरा दिया था? वो नहीं काबू आती भेड़िए के। अच्छा, तो फिर भेड़िए क्या खाकर गुजारा करते हैं? टमी ने फिक्रमंद होकर पूछा। कर लेते हैं बेचारे गुजारा, कुछ दाल दलिया कर ही लेते हैं। जैगम ने निवाला मुंह में डालते हुए कहा। अरे यार, ये उनका मसला है, कर लेते हैं कुछ, लेकिन जब शिकारी आ जाते हैं तो फिर उनके मज़े आ जाते हैं। शिकारी जो लोमड़ियाँ शिकार करते हैं उनकी खाल उतार उतार कर रख देते हैं और गोश्त पहाड़ियों में फेंक देते हैं। बस समझो भेड़िए और दूसरे जानवरों के लिए दस्तरखान सज जाता है। मज़े आ जाते हैं उनके। टमी, तुमने लकड़ी के टुकड़े एहतियात से रखे थे ना, कहीं कहीं खुली जगह न छोड़ोगे? गीली हो गई लकड़ी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सारे घर में धुआं भर जाएगा, कोई अंदर बैठ नहीं सकेगा। बाबर को अपने बनाए हुए फर्नीचर को देखकर ख्याल आया। लकड़ी का बहुत काम किया था उन्होंने, और इस तरह बहुत से लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े बचे थे जो इस्तेमाल होने के काबिल नहीं थे, और उन्होंने वो सब जलाने के लिए जमा कर रखे थे ताकि सर्दियों में ईंधन की कमी ना होने पाए। नहीं भाई, वो सब जानवरों वाले गार में रख दिए थे, महफूज हैं, टमी ने जवाब दिया। नाश्ते के बाद वो तीनों कुछ छोटे मोटे काम निपटा रहे थे कि ट्रेन की सीटी की तेज़ आवाज़ खामोशी की चादर को तोड़ती हुई पहाड़ों में गूंजी। यूं लगा जैसे दमबाज सन्नाटा कांच की तरह टूट कर बिखर गया हो। वो तीनों काम रोक कर उस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो गए। यार, रेल की ये सीटी पता नहीं क्यों मेरे कानों से होती हुई मेरे दिल तक उतर जाती है, जैसे मौत के सन्नाटों से कोई मुझे ज़िंदगी की तरफ आवाज़ दे कर बुला रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर दौड़ता हुआ उसकी तरफ जाऊं, जिंदगी की तरफ जाऊं। बाबर ने ठंडी सांस भर कर कहा। यार सच बता, तू शायर तो नहीं है? जब बोलता है तो कभी कभी लगता है नसर में शायरी कर रहा है। जैगम ने हंसते हुए पूछा। रेल तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, चलते हैं भाई, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। टमी ने जैकेट का कॉलर खड़ा करके जिप बंद करते हुए पूछा। देखो यार छोटे, अब अकेले बाहर घूमने में तो थोड़ा खतरा है, क्योंकि तेरे पास कोई हथियार भी नहीं होता। किसी भी भटके हुए जानवर से पाला पड़ सकता है, इसीलिए साथ निकला कर, या फिर वो जो मैंने तुझको लाठी बनाकर दी है कीलों वाली, वो ज़रूर अपने हाथ में रखा कर। जैगम ने उसे समझाया। वो तीनों अपनी उसी पसंदीदा जगह पर खड़े थे। दूर सामने बस्ती थी, बर्फ़ में धनसती हुई नज़र आ रही थी। कहीं कहीं उनके जो भी मकान सर उठाए नजर आ रहे थे, या फिर टंडोमंद दरख्त खामोश उदास से खड़े थे। और बस्ती के उस पार दो पहाड़ के मोड़ से मुड़ती हुई रेल आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे अपने स्टेशन की जानिब आ रही थी। उसका भोरा मंडेला सा वजूद उस वक्त बर्फ़ के सफ़ेद पस्त मंजर में बहुत नुमाया नजर आ रहा था। मोड़ से सीधे रास्ते पर आते हुए उसने एक बार फिर सीटी बजाई। उस आवाज़ की कई बार सदाए बाज गश्त सुनाई दी, जिसे बाबर ने आंखें बंद करके सर ऊंचा करके कानों के बजाय दिल से सुना।
جادو ہے، سچ مچ جادو ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا، تیرا مزاج بھی شاعرانہ ہے، تو ہی ہے جو ریل کی سیٹی کو انجانے جذبات سے جوڑ سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ زیگم نے مسکرا کر کہا تو بابر کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ریل کو دیکھتا رہا۔ خواب نگر